आइए आज मैं आपको मशहूर कहानी सिंड्रेला का नया और खूबसूरत वर्जन उर्दू में सुनाती हूँ। निहायत खूबसूरत और हरे भरे शहर में एक अमीर और शरीफ आदमी अपनी अकलौती बेटी आयशा के साथ रहता था। आयशा की माँ बचपन में ही वफात पा गई थी, लेकिन वो एक सच्चे और अच्छे बाप की मोहब्बत और देखभाल में पल भर रही थी। आयशा की फितरत में बेपनाह सादगी, हमदर्दी और शीरी मिजाजी थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी और उसके बाल घनेरी रात की तरह सियाह थे। वो अपने बाप की जान थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। कई साल गुजरने के बाद आयशा के वालिद ने महसूस किया कि आयशा को एक माँ की शफकत और रहनुमाई की जरूरत है। चुनांचे एक दिन उन्होंने एक बेवा औरत से शादी करने का फैसला किया, जिसकी 2 बेटियां थीं, जिसका नाम ज़ाहिरा और शाहीना थे। आयशा के वालिद ने सोचा था कि वो औरत आयशा के लिए एक अच्छी माँ और उसकी बेटियां आयशा के लिए प्यारी बहनें साबित होंगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका फैसला आयशा की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान बर्पा करने वाला है। शादी के बाद शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, मगर जैसे ही सौतेली माँ ने महसूस किया कि आयशा की खूबसूरती, नफासत और उसका सच्चा दिल उसकी अपनी बेटियों से कहीं ज्यादा अच्छा है, तो उसका दिल हसद की आग में जलने लगा। ज़ाहिरा और शाहीना, जो अपनी माँ की तरह मगरूर और बदतमीज थी, आयशा से जलने लगी। आयशा के वालिद कारोबारी दौरे पर अक्सर घर से बाहर रहते थे और उनकी गैर मौजूदगी सौतेली माँ के लिए आयशा पर जुल्म ढाने का बेहतरीन मौका होता। आयशा की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। सौतेली माँ ने उसका कमरा छीन लिया और उसे पुराने नौकरों के कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। उसके तमाम खूबसूरत लिबास ज़ाहिरा और शाहीना को दे दिए गए और उसे मोटे फटे पुराने कपड़ों में मलबूस कर दिया गया। अब आयशा घर की मुलाजमा बन चुकी थी। सारा दिन वो बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, फर्श पर झाड़ू पोछा करती, बागों की देखभाल करती। सौतेली माँ और बहनें उसे आराम का एक मौका भी न लेने देती थी। ओ आयशा, जल्दी आओ, मेरे जूते पॉलिश करो, ज़ाहिरा चिल्लाती। नहीं, पहले मेरे लिए गर्म चाय लाओ, शाहीना हुक्म देती, और सौतेली माँ तो बस बैठी हुक्म सुनाती रहती थी। आयशा का दिन गंदी धूल और राख में गुजरता था। सर्दियों की रातों में काम से थक हार कर वो किचन के ठंडे फर्श पर बैठी रहती और लकड़ी की आग से निकलने वाली आग राख में हाथ सेकती। अक्सर वो राख और कोयले की छोटे जरात से अटी हुई होती। एक दिन जब वो थकी हारी राख के ढेर के करीब बैठी थी तो ज़ाहिरा ने हकारत से मुंह बनाया और बोलो, देखो, ये तो हमेशा राख और कोयले से भरी रहती है, इसका नामासिक पूरी होना चाहिए। शाहीना ने हंसकर उसका साथ किया और बेगम फहमीदा के होंठों पर भी एक शफाफ मुस्कुराहट फैल गई। और यूं उस दिन से आयशा का खूबसूरत नाम तारीख बन गया और वह सिर्फ कोड़ी कहलाने लगी। मगर कोड़ी ने कभी शिकायत ना की, उसका दिल अब भी खूबसूरत था। एक दिन शहर में बहुत बड़ा ऐलान हुआ। बादशाह सलामत ने अपने इकलौते बेटे नेक दिल और बहादुर शहजादे अदनान के लिए एक रॉयल बॉल का एहतमाम किया। ये दावत रियासत की तमाम नौजवान लड़कियों के लिए थी ताकि शहजादा उनमें से अपनी दुल्हन का इंतखाब कर सके। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और आयशा के घर में तो जैसे एक तूफान मच गया। मैं सबसे खूबसूरत जामी लिबास पहनूंगी, शहजादा सिर्फ मुझे देखेगा, ज़ाहिरा ने कहा। नहीं, तुम गलत हो, मेरा सुनहरी लिबास और रेशमी दुपट्टा शहजादे को मेरी तरफ खींच लाएगा, शाहीना ने गरूर से कहा। बेगम फहमीदा ने भी अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन कपड़े, जूते और जेवरात खरीदना शुरू कर दिए। आयशा का काम कई गुना बढ़ गया, क्योंकि उसे इन सब के कपड़े धोने होते, इस्त्री करने होते, जूतों की पॉलिश करने, उनके बालों की देखभाल करनी पड़ती थी। एक शाम जब आयशा उनकी तैयारियों में मसरूफ थी तो उसकी सौतेली बहन से छेड़ने लगी। आयशा, क्या तुमने भी दावत में जाने का ख्वाब देखा है? ज़ाहिरा हंसी। हाँ, हो सकता है कोई शहजादा एक राख से भरी हुई मुलाजमा से शादी कर ले। आयशा ने नरमी से जवाब दिया, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे बस यही देखकर खुशी होगी कि आप दोनों में से कोई वहाँ जाकर शहजादे के दिल में जगह बना ले। उसके जवाब से उनका दिल थोड़ा सा ठंडा हुआ, मगर सौतेली माँ ने एक पल के लिए भी मौका ज़ाया ना किया और हुक्म दिया कि कुड़ी दावत की शाम घर के सारे काम खत्म करेगी और वो किसी भी तरह से तैयारियों में शामिल नहीं हो सकती। आखिरकार रॉयल बॉल की शाम आ पहुंची। ज़ाहिरा और शाहीना अपने महंगे और खूबसूरत 3 लिबासों में मलबूस, तरह तरह के जेवरात और मेकअप से लदी फंदी अपनी माँ के साथ बड़े फ़ख्र से महल की तरफ रवाना हो गई। जब घर में मुकम्मल खामोशी छा गई तो आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो किचन की ठंडी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। ये पहली दफ़ा था कि वो खुद पर होने वाले जुल्म पर इतना रो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि खास सिर्फ एक बार वो इस जश्न में शामिल होती, सिर्फ एक बार। जैसे ही उसके आंसू ज़मीन पर गिरे, किचन का सारा माहौल एकदम चमक उठा। एक खूबसूरत नरम रोशनी चारों तरफ फैल गई और एक दिलकश मुस्कुराहट वाली औरत नमूदार हुई। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। बेटी रो मत, मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे दिल की सच्चाई और सब्र को देखा है और मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। आयशा हैरत और खुशी से दंग रह गई। क्या तुम मुझे महल की दावत में जाना चाहती हो? जी, लेकिन मेरे पास ना तो कोई लिबास है और ना जूते, और मुझे इतना काम भी करना है, आयशा ने घबराते हुए कहा। परी माँ मुस्कुराई, बोली, बस देखती जाओ। परी माँ ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा कि सबसे पहले बड़े से कद्दू को एक खूबसूरत सुनहरी पक्की में बदल दिया, जिसमें नफीस नक्शे निगार थे। अगले ही पल किचन के 6 चूहों को 6 सफेद घोड़ों में तब्दील कर दिया, जो भक्की को खींचने के लिए तैयार खड़े थे।
फिर उन्होंने एक बड़ी छिपकली को एक शानदार कोचवान में तब्दील कर दिया जो बग्गी को आने के लिए तैयार था। और फिर परी माँ आयशा की तरफ मुतवज्जो हुई। अब तुम्हारे लिए मेरी प्यारी बेटी। उन्होंने आयशा के फटे पुराने कपड़ों की तरफ छड़ी का इशारा किया। एक तेज चमक के साथ आयशा का बदन एक चमकदार नीले लिबास से ढक गया जिस पर हीरो और मोतियों की तरह तारे टिके हुए थे। इतना शानदार था कि दुनिया का कोई भी लिबास इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके पैरों में इंतहाई नाजुक और चमकदार शीशे की जूतियां थी जो हवा में चलने का एहसास दे रही थी। आयशा अपने नए रूप में नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं आ पा रहा था। परी माँ ने उसे वार्निंग दी, याद रखना मेरी प्यारी आयशा, ये सारा जादू सिर्फ आधी रात तक है। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे तुम दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ जाओगी, इसलिए वक्त से पहले वहां से निकल जाना। आयशा ने खुशी से सर हिलाया और शाही बग्गी में सवार होकर महल की तरफ रवाना हो गई। जब आयशा महल पहुंची तो उसकी बग्गी के रुकते ही हंगामा मच गया। सबकी निगाहें उस गैर मामूली खूबसूरत लड़की पर जम गई। किसी ने भी उसे पहले नहीं देखा था। जैसे ही वो हाल में दाखिल हुई मौसीकी थम गई और हर एक ने हैरत से अपना मुंह खोल लिया। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें जो पहले ही इस महल में मौजूद थी उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि आयशा है। बेगम फहमीदा ने भी सर झटक कर कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मगर बात तो माननी पड़ेगी कि ये शानदार है। शहजादा अदनान जो कोने में खड़ा मेहमानों को देख रहा था, जैसे ही उसकी नजर आयशा पर पड़ी उसकी दुनिया थम सी गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो फोन आयशा की तरफ बढ़ा और निहायत ताजीम से झुककर उसे रक्स की दावत दी। क्या मुझे रक्स का इजाज़ बख्शेंगी शहजादी साहिबा? आयशा ने शर्मा कर अपना हाथ शहजादे के हाथ में दे दिया और इसी पल से शहजादा अदनान ने किसी और की तरफ न देखा। वो सिर्फ आयशा के साथ रक्स करता रहा, उससे बातें करता रहा और उसका दिल जीत लिया। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। आयशा शहजादे की सोबत में इतना खो गई कि उसे वक्त का एहसास न हुआ। जब शहजादा आयशा के लिए शरबत लेने गया तो उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि घड़ी में 11:55 हो चुके थे। ओ खुदाया, मुझे जाना होगा। शहजादा जैसे ही वापस आया उसने देखा कि आयशा तेजी से महल की तरफ भाग रही है। रुको शहजादी रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन आयशा नहीं रुकी। उसे परी माँ की वार्निंग याद थी कि आधी रात के बाद सब जादू खत्म हो जाएगा। वो भागते हुए महल की सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक उसके पांव से उसकी एक शीशे की जूती निकलकर वहीं सीढ़ी पर रह गई। उसने मुड़कर देखा लेकिन उसके पास रुकने का वक्त ना था। वो भागी और बग्गी में सवार होकर तेजी से घर की तरफ चल दी। बाहर आकर देखा तो घड़ी में ठीक 12 बज चुके थे। एक खौफनाक चमक के साथ सुनहरी बग्गी वापिस कद्दू में, घोड़े चूहों में, कोचवान छिपकली में और उसका शानदार लिबास दोबारा फटे पुराने नौकरों के कपड़ों में बदल गया। आयशा ने जल्दी से अपने घर के पुराने दरवाजे में घुसकर खुद को छुपा लिया। दूसरी तरफ शहजादा अदनान गमगीन होकर सीढ़ियों पर पहुंचा जहां से वो लड़की भागी थी। वहां एक निहायत ही खूबसूरत और नाजुक शीशे की जूती मिली। उसने उसे अपने दिल से लगा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर तुम्हारा ये निशान मेरे दिल में उतर गया है। मैं कसम खाता हूँ कि पूरे मुल्क में इस जूती को लेकर जाऊंगा और जिस भी लड़की के पाँव में ये जूती पूरी आएगी वो मेरी दुल्हन होगी। अगले दिन शहजादा ने शाही हुक्म जारी करवा दिया कि वो खुद अपने सिपाहियों के साथ शहर की हर लड़की के पास जाएगा ताकि शीशे की जूती के मालिक को तलाश किया जा सके। कुछ दिनों के बाद ही शाही काफिला आयशा के घर भी जा पहुंचा। घर में एकदम शोर मच गया। सौतेली माँ और बहनें खूब तैयारी करके शहजादे के इंतजार में बैठ गई। उन्होंने आयशा को हुक्म दिया कि वो घर के अंदर किसी सूरत में नजर आए और उसे फौरन कोठरी में बंद कर दिया। दोनों ने जूती पहनने की कोशिश की लेकिन दोनों को पाँव पूरा न आया। शहजादा मायूस हो चुका था। उसने उठने का फैसला किया और कहा, मैं जा रहा हूँ। सिपाही ने रोका और कहा कि इस घर में वो लड़की नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो बाहर से सिपाही ने पूछा, जनाब यहाँ अंदर एक नौकरानी छुपी हुई है, क्या उसे भी जूती पहनाने का मौका दिया जाएगा? शहजादा रुक गया। क्या नौकरानी? क्यों नहीं, मेरी तलाश अभी खत्म नहीं है, इसे बाहर लाओ। सौतेली माँ को सख्त गुस्सा आया मगर शहजादे के हुक्म के सामने वो बेबस थी। ये तो हमारे घर की नौकरानी है। शहजादे ने उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया और आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराया। जैसे ही उसके पाँव में जूती पहुंची वो आसानी से उसके पाँव में फिट हो गई। यूं लगा जैसे वो जूती उसी के लिए थी। सौतेली माँ और बहनें अपनी आंखों पर यकीन न कर पा रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता आयशा ने अपने फटे हुए कपड़े में छुपा कर रखी हुई दूसरी शीशे की जूती निकाली और उसे भी पहन लिया। अब उसके दोनों पाँव में शीशे की जूतियां थी जो चमक रही थी। शहजादे का दिल खुशी से भर गया और वो समझ गया कि यही वो लड़की है जिसने महल में आकर उसका दिल चुरा लिया था। तुम ही हो मेरी शहजादी, शहजादे ने पुरजोश होकर कहा। सौतेली माँ और बहनें आयशा के कदमों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी मगर आयशा ने नरमी से कहा, खुदा आप सबको माफ़ करे। शहजादा ने फ़ौरन आयशा के लिए सबसे बेहतरीन लिबास और जेवरात का इंतजाम किया और उसके लिए एक शानदार बग्गी भेजी। आयशा ने अपने बाप की खुशी में शहजादे से शादी कर ली और वो सिर्फ आयशा नहीं थी बल्कि मुल्क की सबसे खूबसूरत और नेक दिल शहजादी बन चुकी थी। आयशा और शहजादा अदनान की शादी के बाद बादशाह ने तमाम मुल्क के गरीब लोगों के लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम किया।
جس میں عائشہ نے اپنی سادگی اور رحم دلی سے ہر ایک کا دل جیت لیا۔ وہ دونوں ہمیشہ خوش رہے اور عائشہ نے اپنی شفقت اور نرم دلی سے اپنے باپ اور اپنے شوہر کے دل پر ہمیشہ حکومت کی۔ سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں جو حسد کی آگ میں جلتی رہتی تھی، آخرکار وہ شرمندہ ہوئی۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، لیکن عائشہ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صبر اور سچائی ہمیشہ سب سے بڑی پریشانیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ دل کی سچائی اور نیکی ہی انسان کو اصل شہزادہ یا شہزادی بناتی ہے۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کی رائے کی منتظر رہوں گی۔